Students, so let's continue our discussion on the topic the French Revolution from NCERT History Class 9. So we have already discussed that in our previous two videos we have discussed how the revolution took place, and after the revolution a new National Assembly was formed, which like the members of the National Assembly had to keep an eye on the king, and also they control the ministers, and how the new constitution was changed and it gave rights to men for as a right to speech, right to life, equality before law and other rights. So do you think that ये क्या एक solution मिल गया था for the people of France for the like whatever atrocities they have gone through? No, actually not. After 1789, that means after that war also the tension continued. Why? Because the king Louis XVI ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, बट कहीं अंदर ही अंदर थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी भी वो कर रहा था. कैसे? वो किंग ऑफ प्रूशिया से मिलके और कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था. एंड दूसरी तरफ क्या था कि इस वॉर को देख के फ्रांस के जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनके भी किंग बहुत ज़्यादा परेशान थे. दे वर ऑल्सो वरीड बिकॉज दे थॉट दैट फ्रांस के पीपल से इंस्पायर होके उनके अपने कंट्री के लोग भी उनके अगेंस्ट वॉर ना करते, रिवोल्ट ना करते. एंड हेंस दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर वॉर. So what happened in April 1972? National Assembly declared war with Prussia and Austria. अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया टू अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. इफ़ यू रिमेंबर, ऑस्ट्रिया से लुइस 16 की वाइफ थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मरिया. So that means the people they revolted against somewhere to the family or close to the close of Louis XVI. Now this war was actually between people and the kings. It was not between people and people or kings and kings. It was the war between the people and the king. And thousands of volunteers moved to join the army. क्योंकि आर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. वॉर लड़ने जाएगा कौन? तो सभी जो मेन थे वो रेडी हो गए कि हाँ हम लड़ने जाएंगे, और हज़ारों लोग जो हैं वो चल पड़े आर्मी ज्वाइन करने के लिए. लोग मसाइल्स से पेरिस की तरफ जा रहे थे टू ज्वाइन आर्मी. एंड एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था. हर वॉर में बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं पेट्रियोटिक वो सारे कंपोज होते हैं. तो यहाँ पे भी जो एक पोएट थे रॉजर डे इसले ने एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग कंपोज किया था विच इज़ नोन एज मसाइल्स. इट वाज बिकॉज इस सॉन्ग का नाम ये मसाइल्स इसलिए पड़ा क्योंकि लोग जो है वो मसले से पेरिस की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए सॉन्ग का नाम भी मसाइल्स हुआ. यही लोग ये सॉन्ग, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए वॉर ज्वाइन करने के लिए पेरिस की तरफ जा रहे थे. एंड नाउ एट प्रेजेंट यही मसाइल्स जो है वो फ्रांस की नेशनल एंथम है. सो स्टूडेंट्स प्लीज टू रिमेंबर दिस सॉन्ग इज एट प्रेजेंट दी national anthem of France, and it evolved during the war where people sang this song, this patriotic song, for the very first time when they were moving from Marseilles to Paris to join army. Now what were the after this war condition? What was the post war condition? इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बुरी हालत में थी क्योंकि वॉर पे वॉर हुए पड़े थे. एंड देयर वाज लाइक लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वॉर. नाउ एंड पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ
अपर क्लास के लोग, इलाइट क्लास के लोग ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब मिडिल क्लास के लोगों का भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ गया, एंड दे आल्सो फॉर्म सेवरल पॉलिटिकल क्लब्स विच आर नोन एज पॉलिटिकल पार्टीज. फ्रांस में पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल क्लब्स कहा जाता है. The most famous one or the most successful one was the Jacobean Club, and it involved people like small shopkeepers, shoemakers, और प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, लाइक ये जो बहुत ही लो लेवल के लोग थे, जो बहुत ही छोटे छोटे काम करते थे, डेली वेज अर्नर्स. सो इस टाइप के लोगों ने फॉर्म किया जैकोबियन क्लब, एंड द लीडर वाज मैक्समिलियन रॉबेस्पायर. So Maximilian Robespierre, he was a very the important personality in the history of France. So please do remember this name. You will come across this name in some time also, in coming this part of the chapter also. Now, what happened in 1792? Food prices increased further and became more dissatisfied, and people became more dissatisfied with द किंग लुइस 16. फूड प्राइसेस के दाम वैसे भी पहले बहुत हाई हो रहे थे, एंड अभी फिर से फूड प्राइसेस के दाम जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे, एंड लोग लुइस 16 से और ज़्यादा डिससेटिस्फाई होने लगे. क्यों? क्योंकि उसकी सीक्रेट जो कॉन्स्पिरेसीज वो कर रहा था किंग्स के साथ मिलके, किंग्स ऑफ प्रूशिया के साथ मिलके, तो उसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा परेशान होने लगे उससे. और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ऑन 10th of August को क्या हुआ कि लोगों ने पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस उसे अटैक कर दिया, जहाँ पे लुइस 16 रह रहा था. सो पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस अटैक करने के बाद लोगों ने वहाँ के गार्ड्स को मार लिया और लुइस 16 को अरेस्ट कर लिया, एंड नेशनल असेंबली ने रॉयल फैमिली को, दैट मीन्स लुइस 16 के जितने भी फैमिली मेम्बर्स जिंदा थे उस वक्त, उन सबको अरेस्ट कर लिया. फिर क्या हुआ, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी नहीं था, तो इसलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट री इलेक्ट करना पड़ा, तो री इलेक्शन हुआ उस वक्त. अब इस री इलेक्शन में क्या किया गया कि वोटिंग राइट्स इट वॉज गिवन टू ऑल मैन of 21 years and above regardless of wealth. पहले क्या था कि सिर्फ उन्हीं लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी. नाउ सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं, लाइक they used to have like they used to give tax for 3 days of equivalent to 3 days of daily wage earning. डेली वेज अर्निंग जो 3 days का होता है उतना वो टैक्स देते थे, उन्हें ही वोटिंग राइट्स थे पहले. अब क्या हुआ कि अब कोई भी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखी गई, इट वाज गिवन वोटिंग राइट्स. जो भी पर्सन है 21 ईयर्स एंड अबव का, उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए, वो वोट दे सकते थे. सो नाउ द एक नई असेंबली इलेक्ट हुई, जस्ट लाइक नेशनल असेंबली, यू कैन से नेशनल असेंबली, लेकिन इस बार इसका नाम रखा गया कन्वेंशन. So on 21st of September 1972, monarchy ended in France and it was declared republic. Republic क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब elected government थी. So monarchy जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई on 21st September 1972. And Louis 16 का क्या हुआ? He was hanged to death publicly on the charge of treason. Treason मतलब धोखाधड़ी, देश के साथ गद्दारी. उस चार्जेस पे लुइस 16 को सबके सामने हैंग कर दिया गया, हैंग टू डेथ, एंड कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ के साथ भी वैसा ही किया गया. नाउ दे हैव इन फ्रांस न्यू गवर्नमेंट, न्यू असेंबली नोन एज कन्वेंशन. अब ये रीज़न क्या था? 1793-94, ये एक साल का जो टाइम पीरियड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ नोन एज, दिस पीरियड ऑफ 1 year इज़ नोन एज रेन ऑफ टेरर. रेन ऑफ टेरर क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट में सेंटर में हमारे पास क्या था. नेशनल असेंबली थी जो कि विद द नेम ऑफ कन्वेंशन. पार्टी कौन सा था हेड में? इट वॉज द जैकोबियन क्लब, एंड पार्टी का मेन लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर. सो नाउ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वॉज
मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। अब इसकी जो पॉलिसीज़ थी, रॉबस्पायर की जो पॉलिसीज़ थी, इट वाज वेरी सीवियर, वेरी स्ट्रिक्ट। बिकॉज ऑफ हिम ओनली दिस पीरियड ऑफ 1793-94 इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। उसकी पॉलिसीज़ कैसी थी? ही पनिश्ड एवरीवन, जहाँ उसे लगता कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, पनिशमेंट। ही यूज टू पनिश एवरीवन, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने, वेदर इट इज़ हिज मिनिस्टर्स और एनीवन फ्रॉम दी like higher official from his own like close people. तो वो जो भी मेथड्स इनके फॉलो नहीं करता था, और जो भी मतलब it was a kind of, you can say, a monarchy or a capitalist kind of, he was trying to do a capitalist kind of government, but द फ्रांस वॉज नाउ अ रिपब्लिक, क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट था। सो रॉबस्पायर की क्या थी थ्योरी कि जो भी उसके मेथड्स फॉलो नहीं करता था वो उसे पनिशमेंट देता था। ओके, एंड अगर उसके कोर्ट में अगर वो पर्सन गिल्टी फाउंड होता है तो उसे गुलेटिन्ड दिया जाता है। गुलेटिन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गुलेटिन नाम की एक डिवाइस है, एक टूल है, जिससे कि उन्हें किल कर दिया जाता था लोगों को। द डिवाइस इट कंसिस्ट ऑफ 2 poles एंड अ बिग प्लेट इन विच अ पर्सन इज beheaded। एक 2 poles लगे रहते थे, उसमें एक बीच में एक बड़ा सा ब्लेड था, एंड ब्लेड के नीचे सर रखने की बस जगह थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे मारा जाता था, एंड इट वॉज ऑफन ऑन स्मॉलर इश्यूज, वेरी पेटी इश्यूज, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी कभी कभी लोगों को किल किया जाता था, गुलेटिन कर दिया जाता था। सो व्हाट वे हिज पॉलिसीज, रॉबस्पायर्स पॉलिसीज? व्हाट ही डिड, उसने क्या किया कि ही सेट अप अ लिमिट फॉर वेजेस एंड प्राइसेस। वेजेस और प्राइसेस की एक लिमिट सेट कर दी गई। अमाउंट ऑफ ब्रेड और मीट जो है वो जो हर लोग खरीद सकते थे या खा सकते थे, उस पर भी लिमिट लगा दी गई। फार्मर्स गवर्नमेंट के ही फिक्स्ड प्राइसेस पे अपना अनाज, अपने ग्रेन्स वो सेल कर सकते थे। वो अपने को फार्मर्स अपने कोई भी प्राइसेस वो फिक्स नहीं कर सकते थे। देन देयर वाज एन एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लोर था वहाँ फ्रांस में, उस वक्त यूज़ किया जाता था। इट वाज आल्सो फॉरबिडन, उसे भी मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया उसका प्रोडक्शन। एंड सभी सिटीजन्स को एक ही ब्रेड खाना होता था, दैट वाज इक्वालिटी ब्रेड, एंड इन फ्रेंच इट इज़ नोन एज पेन d'égalité। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इक्वालिटी जो है वो स्पीच और एड्रेस इसमें भी फॉलो किया जाता था। मतलब रॉबस्पायर ने ये कोशिश किया कि वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो बहुत कॉमन हो जाए, बहुत इक्वल हो जाए सबके लिए। सो व्हाट ही डिड, वहाँ एक प्रैक्टिस होती थी सर और मैडम कहने की। इट वाज रिप्लेस्ड बाय सिटीजन। दीज आर दी फ्रेंच वर्ड्स मॉन्सियर एंड madame, and citizen in French is known as citoyen or citoyenne. So now what happened apart from that? और क्या किया उसने क्या किया? चर्चेस जितने चल रहे थे, चर्चेस वर शट, एंड बिल्डिंग्स जो चर्चेस की थी उन्हें बैरिक्स, सोल्जर्स के लिए बैरिक्स या फिर ऑफिसेस बना दिए गए। नाउ इतनी सारी जो पॉलिसीज मैक्सिमिलियन ला रहा था, तो उनके जितने मिनिस्टर्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी उनसे क्वेश्चन किया कि वाई आर यू ब्रिंगिंग सच पॉलिसीज, व्हाट इज़ द बेस ऑफ ब्रिंगिंग सच पॉलिसीज, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू देम। उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया इन क्वेश्चंस को, उन्होंने इन क्वेश्चंस को इग्नोर किया। सो लास्टली व्हाट हैपेंड, दे समहाउ फाउंड हिम गिल्टी एंड द कोर्ट कन्विक्टेड हिम इन जुलाई 1794 में कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार कर दिया, एंड ही वॉज ऑल्सो सेंट टू गॉलेंटीन विच वॉज हिज ओन पॉलिसी, हिज ओन प्रैक्टिस। सो इन दिस वे मैक्सिमिलियन वॉज ऑल्सो
dead. Now what happened after Maximilian? After Maximilian, the upper middle class फैमिली जो थी वो उन्हें ज़्यादा पावर मिल गया. They gained more power and a new constitution was framed. That means constitution में फिर changes हुए, बहुत ज़्यादा ये reframe हुआ. It gave right to vote only to those who have house and property. Now अब right to vote सिर्फ उन्हीं को मिले थे जिनके पास घर है और प्रॉपर्टी है. पीपल ऑफ फ्रांस ने क्या कहते थे इस वोटिंग के थ्रू? दिस इज द एंटायर वोटिंग प्रोसेस. द पीपल ऑफ फ्रांस दे इलेक्ट 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल. उन्होंने इलेक्शन हुई, पीपल ऑफ फ्रांस ने इलेक्ट किया 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल. इस काउंसिल से फिर निकल के आए डायरेक्टरी में थे 5 मेंबर्स. अब 5 मेंबर्स मतलब ये थे उस वक्त डिसीजन मेकर्स. दिस 5 मेंबर्स. अब जहाँ डिसीजन मेकर्स 5 लोग हैं, कोई एक नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्लैश होने ही है. तो इसलिए इन 5 मेंबर्स में हमेशा क्लैशेस होते रहते थे एंड वो किसी भी चीज़ को लेके एक किसी फाइनल डिसीजन पे, एक कॉमन डिसीजन पे नहीं पहुँच पाते थे. सो उस वक्त मतलब ये कहा जाता है, ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकली जो कंट्री जो है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गई. कुछ भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा था कोई भी फॉर द स्मूथ रन ऑफ द कंट्री. सो दिस गेव वे टू मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे. उस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, मिलिट्री पर्सन थे नेपोलियन, एंड ही गॉट अ चांस टू to rule France. Fine. So students, will end the topic here. Napoleon Bonaparte की क्या क्या theories थी, and apart from that there were other peoples also who were involved in the war and who contributed a lot to France, to the French Revolution. So we will read about everything in our next coming topics. Thank you everyone. Have a nice day.